देखो, सबसे पहला पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है सीक्वेंस का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इन द सेंस के हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। अगर आपका इंजीनियरिंग का टेस्ट है या अगर आप बी कैट का टेस्ट है, बिजनेस फील्ड से रिलेटेड पीबीएफ में अप्लाई कर रहे हो, कहीं भी आप जा रहे हो, तो बी कैट ई कैट कंबाइंड टॉपिक है सीक्वेंस सीरीज का। इसी तरीके से इवन अगर आप गवर्नमेंट के कोई टेस्ट देते हो, सीएसएस आप कर रहे हो, एफपीएससी का टेस्ट दे रहे हो, कोई भी अगर आप टेस्ट कर रहे हो, तो ये वो मैथ का क्वेश्चन है जो कॉमन है, जो आपको नजर आएगा। जैसे कैलकुलस जो है वो आपको ई कैट में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में ही आपको नजर आएगी। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको बिजनेस की फील्ड में ही बी कैट में ही आपको नजर आ रहे होंगे। प्रॉपर्टीज कितनी परसेंटेजेस रेशोज जो है ना, ये इस टाइप के थोड़े टॉपिक जो है ये ई कैट में इतना आ नहीं रहे होते। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो बेसिक मैथ के नाम पे आपको वो दे रहे होते हैं उसमें, लेकिन मेजरली जो पोर्शन होता है वो फर्स्ट सेकंड में जो आपने पढ़ा हुआ है वो ई कैट में आ रहा होता है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कंबाइन होते हैं, ठीक है, और वो दोनों इस जगह पे बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन माने जाते हैं। उन्हीं में से सीक्वेंस एंड सीरीज है। टेक्नोमेट्री भी आप कर लो, इक्वेशन मैट्रिक्स का पोर्शन भी। तो सीक्वेंस सीरीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से सीक्वेंस डेली लाइफ में भी आपको काफी नजर आती है। अगर आप डेली लाइफ में देखो, सीक्वेंस के गिर्द ही आपको आप लोगों के घर के जो बाहर आपकी जो एड्रेस होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा R11 है, साथ वाले जो है वो R10 है, उसके बाद R12 है, एक सीक्वेंस पूरी चल रही होगी। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आप कोई कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मेरे जहन में आ रही है इतनी एग्जाम्पल। सीक्वेंस आपको हर जगह पे नजर आ रही होगी, एक किसी ना किसी सीक्वेंस से आप वो चीज परफॉर्म कर रहे हो। सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसी को आप मैथ में ले आओ कि मैथ में सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जो रियल लाइफ में मतलब है कि यार सीक्वेंस एक सबसे पहले तो लिस्ट ऑफ नंबर्स आपको नजर आएगा। अब ज्यादातर यहाँ पे तो आप नंबर्स देखोगे, वैसे आपको क्या अल्फाबेट भी नजर आ सकते हैं भाई, उनमें भी कोई ना कोई पैटर्न नजर आ सकता है, लेकिन ज्यादातर नंबर्स ही यहाँ पे होते हैं। तो सीक्वेंस एक लिस्ट ऑफ पूरी नंबर्स हो गए। जैसे सेट हुआ करते थे वो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स थे, लेकिन उनके दरमियान कोई ऑर्डर नहीं हुआ करता था और रैंडमली आप लिख दिया करते थे। लेकिन यहाँ पे आपको एक नंबर्स के दरमियान एक ऑर्डर नजर आएगा, एक डेफिनेट पैटर्न नजर आएगा, रूल कह लो आप। सिर्फ ये नहीं कि नंबर्स आपने लिखे हुए होंगे, किसी खास पैटर्न के तहत आपने लिखे होंगे, ऑर्डर मैटर कर रहा होगा यहाँ पे। और सेट में जैसे आप वो कर्ली ब्रैकेट में क्लोज किया करते थे, यहाँ पे नहीं आप करोगे, बस लिस्ट ऑफ नंबर्स होंगे, उनको आप सीक्वेंस बोल रहे होगे। तो सीक्वेंस की बेसिक डेफिनेशन ये है कि एक पैटर्न आपको नंबर्स के दरमियान नजर आ रहा होगा, एक खास पैटर्न के तहत आपने नंबर्स को अरेंज किया होगा, उस पूरी अरेंजमेंट को आप क्या बोल रहे होगे कि वो सीक्वेंस है। अच्छा, सीक्वेंस की एक थोड़ी मजीद मैथमेटिकल डेफिनेशन है, जिसमें सीक्वेंस को एक फंक्शन बोला गया होता है। कि वो बोलते हैं कि सीक्वेंस एक फंक्शन है। जैसे फंक्शन में आपने पढ़ा होगा ना, आप कुछ वैल्यू इनपुट करते हो, आपको रिजल्ट में आउटपुट मिलता है। इसी तरीके से सीक्वेंस को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि सीक्वेंस जो है ना वो एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। या अच्छा वर्ड होगा सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। यहीं से हम एक बात पहले पढ़ लेंगे कि आपके पास सीक्वेंस जो है ना वो एक फाइनाइट होती है और एक ऐसी सीक्वेंस होती है जो इनफाइनाइट होती है। तो अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस की आप बात करो ना, तो उसकी डोमेन क्या होगी, उसकी डोमेन पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। क्या मतलब, अगर आप लोगों को सीक्वेंस का फॉर्मूला याद हो, जनरल टर्म फॉर्मूला जिसको आप कहा करते थे, तो इसमें आप क्या करते थे, आप n1 से स्टार्ट करते थे। पॉजिटिव इंटीजर वन ही है ना, सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर वन है, तो आप वन पुट करते थे, 2 3 4 अप टू आप जाते रहो। अगर आपकी सीक्वेंस जो है ये इनफिनिट है तो आप जाते रहो, कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू पुट करते रहो, आपके पास पूरी सीक्वेंस आ जाएगी। और अगर आपके पास जो सीक्वेंस है वो फाइनाइट है, तो पॉजिटिव इंटीजर का कोई सबसेट आप लोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए सीक्वेंस जो है ना शुरू की 5 टर्म है, तो आप 1 2 3 4 5 बस ये वाले पॉजिटिव इंटीजर पुट करोगे। मतलब जो पूरा नेचुरल नंबर का सेट है ना, उसमें से आपने क्या किया, एक सबसेट पिक किया 1 2 3 4 5। इसी तरह आपको बोला जाए एक ऐसी सीक्वेंस है जिसकी 100 टर्म्स है, जो स्टार्ट हो रही है लेट से 10 से, तो आप n की जगह यहाँ पे 10 पुट करोगे, फिर 11 पुट करोगे, अप टू जहां भी 110 तक जाना है, कहीं भी जाना है, तो कोई भी कंडीशन आपको दे सकते हैं। तो अच्छा वर्ड क्या है कि सीक्वेंस जो है एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है, जैसे नॉर्मली आप फंक्शन में x यूज करते थे ना, यहाँ पे आप n यूज कर रहे होते हो। एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे n ले गए, क्योंकि n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, इस मानों में आप इस्तेमाल कर सकते हो, या टोटल नंबर ऑफ टर्म उसके हिसाब से भी आप यूज कर सकते हो। तो दैट्स वाई यहाँ पे n नजर आएगा, जबकि फंक्शन में आपको x नजर आया करता था। तो एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। नेचुरल नंबर भी आप बोल सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर एक ही बात होती है। जिसका आउटपुट क्या है, आउटपुट अब जरा देखते हैं। आउटपुट में आपको कोई भी रियल नंबर मिल सकता है, या कोई भी आपको इमेजिनरी नंबर मिल सकता है, या कॉम्प्लेक्स नंबर भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपके सीक्वेंस की स्टार्टिंग टर्म क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीक्वेंस को स्टार्ट कर रहा हूं 2 प्लस आयोटा से,
और मैं इसको ज्योमेट्रिक बनाना चाह रहा हूँ। ज्योमेट्रिक में क्या होता था, आप फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 4+2 आयोटा हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 8+4 आयोटा हो जाएगा। तो टोटली डिपेंड करता है कि आपकी जो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है। अगर वो आप कॉम्प्लेक्स नंबर पिक कर रहे हो तो आपकी सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स आ रही होगी, बीच में शायद कोई रियल नंबर आ जाए फिर कॉम्प्लेक्स आ जाए, इस तरीके से। तो जो आउटपुट है ना, वो आपको रियल भी मिल सकता है, वो आपको कॉम्प्लेक्स भी मिल सकता है, वो आपको इमेजनरी भी मिल सकता है। तो मैं कंबाइन कर देता हूं, सीक्वेंस इज लाइक अ फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसके इनपुट में आप नेचुरल नंबर पुट करोगे और रिजल्ट में जो आपको आंसर मिलेगा वो रियल भी मिल सकता है। ये सब आपके आउटपुट है, मतलब ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। इनपुट तो 1 2 3 है इसका, लेकिन आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, 2+आयोटा, 4+2 आयोटा। तो आउटपुट रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो ये सीक्वेंस की इस टाइप की फंक्शन के तरीके से भी डिफाइन किया हुआ होता है। इसके अंदर एक पॉइंट है जो नॉर्मली फर्स्ट या सेकंड लेवल पे डिस्कस नहीं होता, लेकिन यूनिवर्सिटी में पॉइंट आ रहा होता है। जरूर कंप्यूटर साइंस में भी अगर आप देखो तो आपको चीज नजर आएगी कि सीक्वेंस में जरूरी नहीं है कि आपने 1 से स्टार्ट करना है। आप लोगों के लेवल पे n=1 होता है, आप फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म बोलते हैं। ऐसे भी आप देखोगे जिसमें 0th टर्म भी होती है। नॉर्मली आपका n जो है 1 से स्टार्ट होता था ना, लेकिन ऐसी भी सीक्वेंस होती है जिसमें हम n को 0 से स्टार्ट किया होता है, 0 1 2 3 इस तरह भी कर सकते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस अभी बताऊंगा, उसमें ये वाला यूज कर रहे होते हो। इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि आप मतलब 0 से स्टार्ट करोगे, अगर आप नेगेटिव से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये आपने सुना नहीं होगा इतना, क्योंकि आप लोगों के लेवल की बात नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी में एक नोटेशन यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिखता हूं, ये सीक्वेंस है, नॉर्मली इसको कहीं ना कर्ली ब्रैकेट से भी इनक्लोज कर दिया जाता है, कोई ऑथर यूज कर सकता है इस तरह। आप ना यूज करना चाहो ना यूज कर लो। लेट से मैं लिखता हूं आपके सामने 4 5 6 7 8, बहुत ही बेसिक अरिथमेटिक सीक्वेंस मैंने आपके सामने लिखी है। इस वाले केस में इतना वैलिड नहीं, लेकिन मैं आपको नोटेशन बता रहा हूं जो ऑथर यूज क्या करते हैं। ऑथर सीक्वेंस लिखते हैं और इसके नीचे ना इस टाइप का एक एरो डाल देते हैं। वो एरो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि 0th टर्म है। अभी आप लोगों के लेवल की बात नहीं है, आप लोगों का तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म होता था ना, लेकिन किसी की मर्जी है, वो 0th से भी स्टार्ट कर सकता है। बोल सकता है कि यार ये 0th टर्म है, ठीक है, ये -1th टर्म है, ये -2th टर्म है। अच्छा, ये जो हो जाएगी ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये सेकंड टर्म हो जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि जो आप में जो n नजर आ रहा है ना, आपको ये नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, और पॉजिटिव तो आप देखते ही हो, आपके लेवल पे पॉजिटिव ही नजर आ रहा होता है आपको। तो अगर इस डेफिनेशन को मॉडिफाई करो ना, जो फंक्शन की फॉर्म में बताइए, तो आप इस तरह कह सकते हो कि सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन सब इंटीजर है। चाहे नेगेटिव भी आप पुट कर सकते हो, चाहे पॉजिटिव भी पुट कर सकते हो आप लोगों के लेवल के ऊपर। तो अगर आप इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाओ तो ये पूरी कंप्लीट डेफिनेशन है। तो एक जनरलाइज डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, एक पैटर्न होगा, एक रूल होगा, एक खास तरीके से नंबर्स आपके अरेंज हुए होंगे, और मैंने फंक्शन की फॉर्म में भी आपको थोड़ा बता दी। तो ये मैंने आपको ना सीक्वेंस की थोड़ी सी डेफिनेशन क्लियर की है। अब ना कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंस हैं जो आप लोगों के लेवल पे बताई जाती हैं। अच्छा, कुछ सीक्वेंस है जिनको आपने नाम दिया हुआ है, कुछ को आपने नहीं नाम दिया हुआ। जैसे मैं अपनी तरफ से कोई भी एक रैंडम सीक्वेंस बना सकता हूं। अगर एक काम करना है कि मैं सीक्वेंस बना रहा हूं, जरा पैटर्न ढूंढना कि मैं कर क्या रहा हूं और नेक्स्ट टर्म क्या होगी। ये सवाल काफी पूछा जाता है वैसे, कि आपको सीक्वेंस दे देंगे, बोलेंगे नेक्स्ट टर्म बताओ उसकी, तो जरा पैटर्न ढूंढने की कोशिश करना है। तो मुश्किल पैटर्न नहीं है, देखना कि इसकी अगली टर्म क्या होगी। मैंने इतनी मुश्किल नहीं बनाई, बहुत मुश्किल पैटर्न नहीं मैंने ढूंढा। कोशिश करो, जरा पैटर्न मालूम करो। अब देखो, सीक्वेंस का कोई नाम नहीं है, तो यहां से मैं क्या क्लियर करना चाह रहा हूं, कोई ऐसी सीक्वेंस भी होती है जिनका कोई नाम नहीं होता, लेकिन कुछ स्पेसिफिक किस्म की सीक्वेंस जिनका आपने नाम रखा हुआ है, जिनको आप डिस्कस भी कर रहे हैं। ये स्पेसिफिक नहीं है, ये एक जनरल सीक्वेंस है पूरे। तो क्या बता सकते हैं इसकी अगली टर्म क्या होगी? 222। अच्छा, मुझे खुद नहीं पता क्या है। अच्छा, मैंने क्या बनाया है? एक्सीलेंट, सही बताया। कैसे बताया? आपका माइक्रोफोन ऑन नहीं होता क्या? नहीं होता होगा माइक्रोफोन, नहीं, पता नहीं, ये भी वैसे अजीब मसला है। बिल्कुल सही बताया। यहाँ पे पैटर्न जो क्या है कि मैं हर नेचुरल नंबर को पिक कर रहा हूँ, उसका क्यूब कर रहा हूँ और उसको उसी में ऐड कर रहा हूँ। जैसे 1 का क्यूब 1, उसको 1 में ही ऐड कर दो, 2 आ जाएगा। फिर 2 का क्यूब 8, 8 को 2 में ऐड कर दो, 10 आ जाएगा। फिर 3 का क्यूब 27, 27 को 3 में ऐड कर दो, 30 आ जाएगा। 4 का क्यूब 64, 4 में ऐड करो, 68। 5 का क्यूब 125, 125 5 में ऐड करो, 130। इसी तरह 6 का क्यूब होता है 216, उसको अगर 6 में ऐड करोगे 222 हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात बताई है। ये इस टाइप की ना आपको यूनिवर्सिटीज में एग्जाम्पल नजर आ रही होती हैं। अब एमसीक्यू जितने सॉल्व करोगे उतना होगा। मैं जितनी भी यहाँ पे बता दूं, कोई भी अलग से पैटर्न बन जाए। नॉर्मली किसी का स्क्वायर किया हुआ होता है, किसी का क्यूब किया होता है, उसके अंदर कोई नंबर ऐड किया हुआ होता है, सब्ट्रैक्ट किया होता है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में यही बातें पूछ रहे होते हैं वो लोग, कोई इतनी मुश्किल नहीं होती। या एमसीक्यूज में एक फायदा ये भी होता है कि बिल्कुल अगर आपको सीक्वेंस दे दें तो नीचे वो जनरल टर्म दी हुई होती है। ऑप्शन नंबर ए में जनरल टर्म है। अगर जनरल टर्म वाला सवाल हो फिर तो बड़ा ईजी है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका तो कोई जनरल टर्म का फॉर्मूला नहीं होगा या हो, मतलब इसका तो है ऑब्वियसली, इसका फॉर्मूला है एन क्यूब प्लस एन, मतलब जो भी आपने नंबर पिक किया उसका क्यूब किया उसको उसी में ऐड कर दिया। तो नॉर्मली होता क्या है कि अगर इसमें आपने जनरल टर्म पूछी हुई है ना, फिर तो सवाल इजी हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में ना 4 जनरल टर्म लिखी हुई होंगी, आपको बताना होगा इस सीक्वेंस की कौन सी जनरल टर्म है। आप क्या करोगे, आप शुरू की एन की 3-4 वैल्यूज पुट करके देख लो। जैसे मैं अगर एन यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 2 आ रहा है, 2 पुट करूंगा 10 आएगा, 3 पुट करूंगा 30 आएगा। तो आप सब ऑप्शन में जाओगे, देखोगे कौन से ऑप्शन में जो जनरल टर्म लिखी हुई है उसमें मैं एन की शुरू की 2 3 4 वैल्यूज पुट कर रहा हूं, तो रिजल्ट में मुझे वही सीक्वेंस मिल रही है। ऑप्शन नंबर ए में अगर शुरू की पहली टर्म सही है, एन की जगह 2 पुट कर रहे हो, अगर 10 नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर ए को कैंसिल कर देना। ऑप्शन नंबर बी में जाना, एन की जगह 1 पुट किया 2 आया, एन की जगह 2 पुट किया 10 आया, एन की जगह 3 पुट किया 30 नहीं आया, इसका मतलब वो भी कैंसिल। क्योंकि बाज दफा शुरू की 1-2 टर्म्स आपको मिल रही होती हैं डिफरेंट जनरल टर्म से, लेकिन मजीद अगर आप ढूंढोगे ना तो आपको पता चल जाएगा नहीं यार ये इसकी जनरल टर्म नहीं है, क्योंकि 3-4 पे शायद वो वैल्यू ना आ रही। तो शुरू की 3-4 एन की वैल्यूज पुट करके देखना, जिसमें आपको सीक्वेंस मिल रही है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाए। तो ये सवाल तो थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन अगर आपसे ये पूछें कि इसकी नेक्स्ट टर्म क्या है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पैटर्न मालूम करना कि क्या होगा। इस टाइप का सवाल काफी आ रहा होता है। मौका मिला इंशाल्लाह और भी एग्जाम्पल इसकी करवाऊंगा मैं। तो ये वो सीक्वेंस है जो इतनी मशहूर नहीं है, मतलब इसका कोई नाम नहीं है, एक रैंडम पैटर्न मैंने बना दिया इस टाइप की। मैं इन्फिनिट पैटर्न बना सकता हूँ, मेरी मर्जी। मैं एन स्क्वायर के अंदर एन को ऐड कर दूं, एन स्क्वायर के अंदर एन माइनस कर दूं, कुछ भी बना सकता हूँ। ये वो सीक्वेंस है जिनके नाम मौजूद हैं। खास तौर पे मैंने शुरू की 3 जो लिखी है, तो आप लोगों के पूरे चैप्टर, पूरी जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें इन्हीं पे फोकस रखा हुआ था, तो ये मैंने सबसे पहले आप लोगों को करवाई है। ये बाकी वो है जो आप लोगों की बुक में है, कहीं आपको नजर आएंगी, कहीं सिंध बोर्ड की न्यू बुक में, कहीं पंजाब बोर्ड में, कहीं केपी बोर्ड में, तो कंबाइन मैंने सब आपको इस लेवल पे करवाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ना सबका जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा, सबकी डेफिनेशन क्या होती है ये सब हम क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर हम अलग अलग जो 3 इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है जिनके बारे में आपने पढ़ना है, फिर हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, सीक्वेंस की ना 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है लीनियर सीक्वेंस, एक होती है क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। ये जो लीनियर सीक्वेंस है ना, इसको आप अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हो। तो अरिथमेटिक को पहले समझ लेते हैं, लीनियर क्वाड्रेटिक बाद में देखते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस को समझने के लिए 2 तरीके की डेफिनेशन यूज होती है। ये अरिथमेटिक मैं प्रॉपर समझा रहा हूं, डेफिनेशन आप लोगों को बुक में मिल जाएगी, दोबारा मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा डिटेल में। इसको अंग्रेजी में आप लोगों को बुक में नजर आ रही होगी। अरिथमेटिक को 2 तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, एक ही बात है कि फॉर एग्जाम्पल आपको सीक्वेंस की कोई फर्स्ट टर्म पिक करनी है। लेट्स से मैं फर्स्ट टर्म पिक कर लेता हूं 4। अब अगर मुझे अरिथमेटिक सीक्वेंस बनानी हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 4 के अंदर कोई नंबर ऐड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पिक करता हूं यार, मैं इसके अंदर 4 ऐड करता हूं, तो जब 4 के अंदर 4 ऐड करोगे 8 आएगा। अब जो फिक्स नंबर आपने पिक किया था ना, वो आपने हर टर्म के अंदर ऐड करना होगा और नेक्स्ट टर्म बनानी होगी। 8 के अंदर 4 ऐड करो 12 आ जाएगा, 12 के अंदर 4 ऐड करो 16 आ जाएगा, इसके अंदर 4 ऐड करो 20 आ जाएगा। तो एक ऐसी सीक्वेंस है जिसकी सारी टर्म कैसे आपने बनाई कि आपने फॉर एग्जाम्पल चौथी टर्म कैसे आई आपके पास, आपने तीसरी टर्म के अंदर एक फिक्स नंबर ऐड कर दिया। पांचवी टर्म में कैसे आई कि आपने चौथी टर्म के अंदर एक फिक्स नंबर ऐड कर दिया। तो ये जब पैटर्न आप किसी भी सीक्वेंस में बनाते हो ना, तो उस सीक्वेंस को आप क्या बोल रहे होते हो, अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि जब 2 टर्म्स के दरमियान आप डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस फिक्स रहेगा, क्योंकि आपने सेम ही नंबर ऐड किया था ना। तो अगर मैं 16 और 20 के दरमियान डिफरेंस निकालूंगा तो 4 आएगा, मैं 8 और 12 के दरमियान डिफरेंस निकालूंगा 4 आएगा, 12-16 के दरमियान निकालूंगा 4 आएगा। और डिफरेंस आप किस तरह निकालते हो, बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म। तो 12 और 16 का डिफरेंस होगा 16 माइनस 12, 20 और 16 का डिफरेंस होगा 20 माइनस 16। तो एक तरीका ये भी है। तो डेफिनेशन क्या है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें हर टर्म कैसे आती है कि जो प्रीसीडिंग टर्म होती है, जो पहले वाली टर्म होती है, उसके अंदर आप एक फिक्स नंबर ऐड करते हो, आपके पास टर्म आ जाती है। एक ये तरीका डिफाइन करने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप ऐसी सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो साथ वाली टर्म्स है, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनके दरमियान जो कॉमन, जो उनके दरमियान जो डिफरेंस है ना, वो क्या होगा, सेम होगा। तो उस सीक्वेंस को आप क्या बोलोगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, ये जनरलाइज पूरी डेफिनेशन थी, दोनों तरीके से मैंने बात आपको समझा दी है। अब इसको लीनियर सीक्वेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी आप इसकी जनरल टर्म निकालते हो ना, तो जनरल टर्म इस फॉर्म में आती है। जनरल टर्म को नॉर्मली ए एन से आप रिप्रेजेंट करते हो, तो जनरल टर्म की ये फॉर्म होती है। अब यकीन नहीं आता तो बता देता हूं, आप लोगों को तो जनरल टर्म निकालनी आती है ना, बाद में चलो फॉर्मुला देख लेंगे, अभी भी चलो फॉर्मुला देख लो, आप लोगों को तो पता ही है ना। फॉर्मुला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 4, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है 4, तो 4 को मल्टीप्लाई करो,
रिजल्ट में आपके पास 4। चलो ये तो स्पेसिफिक है। कोई अगर आप जनरलाइज अरिथमेटिक पकड़ोगे ना तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी आ रहा होगा। अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं ना कोई ऐसी सीक्वेंस बनाता हूँ जिसमें 5 ऐड करता हूँ। लेट्स से 9, 14, 19, 24 इसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो 4 है, लेकिन कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालो तो 5 आ रहा है। अब जब आप सॉल्व करोगे तो ये सिचुएशन बनेगी। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अरिथमेटिक की अगर आप कभी भी जनरल टर्म फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना तो आप देखोगे हमेशा जनरल टर्म जो है वो इस फॉर्म में नजर आ रही है। आपको एक अदद n मिल रहा होगा, उसके कोफिशिएंट में कोई कांस्टेंट नंबर नजर आ रहा होगा और इसके अंदर कोई नंबर ऐड हो रहा होगा। अब कोई स्पेसिफिक होंगी तो शायद ये वाली सिचुएशन आपको नजर आ जाए जैसे इसके अंदर नजर आई थी कि उसके अंदर क्या ऐड हो रहा था, जीरो ऐड हो रहा था। मतलब बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन ज्यादातर आपको पैटर्न नजर आएगा कि एन के साथ कोई कोफिशिएंट होगा और उसके साथ कोई नंबर ऐड हो रहा होगा। ये जनरल टर्म हमेशा, कभी भी जनरल टर्म आए ना समझ जाओ अरिथमेटिक की है, वो चेक करने की भी जरूरत नहीं है, इनकी वैल्यूज पुट करके भी देखने की जरूरत नहीं है कि ये अरिथमेटिक है नहीं। जब भी इस फॉर्म में आपके पास कोई भी जनरल टर्म आ रही है इसका मतलब वो अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म। और इसका एक शॉर्टकट भी होता है कि जो एन के साथ लिखा हुआ है वो आपका कॉमन डिफरेंस होता है। अगर आप देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 5 था ना, तो ये 5 आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि आप हमेशा कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई करते हो एन से। तो कभी भी आपके पास इस फॉर्म में जनरल टर्म आ रही है ना और आपको बोला जा रहा है कि यार इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, लंबा वाला तरीका क्या होगा, आप इसकी एन की जगह 1 पुट करोगे, एन की जगह 2 पुट करोगे, फिर उनके दरमियान डिफरेंस निकालोगे, तब आपको पता चलेगा। सिंपल आसान तरीका क्या है कि एन के साथ जो भी चीज लिखी हुई है वो कॉमन डिफरेंस। तो ये एक और पॉइंट मेरे जहन में आके वही मैंने आपको बताया। तो हमेशा अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म ये होती है। दैट्स वाई इसको बोला जाता है लीनियर सीक्वेंस। क्योंकि अगर आप देखो तो ये लीनियर फंक्शन की जनरल फॉर्म है। आपने स्ट्रेट लाइन में जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आप लोगों को याद हो तो ये वाली थी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जिसको जनरल फॉर्म में आप इस तरह भी लिखते थे, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। एक फंक्शन इक्वल टू जैसे एम एक्स होता था इसी तरह ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर फंक्शन की जनरल फॉर्म होती है। ये वाली जनरल फॉर्म होती है किसी भी लीनियर फंक्शन की। मैंने पॉलिनोमियल के अंदर भी आपको बताया था कि जब डिग्री 1 का पॉलिनोमियल होता है उसको जनरल फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। तो दैट्स व्हाई इस सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, लीनियर सीक्वेंस। तो अरिथमेटिक का दूसरा नाम क्या होता है कि लीनियर सीक्वेंस होता है। अब अगर कोई लीनियर है इसका मतलब क्वाड्रेटिक तो होना लाजमी है। क्वाड्रेटिक क्या होती है, क्वाड्रेटिक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें एन स्क्वायर आ रहा हो। ऐसी सीक्वेंस जिसकी जनरल टर्म में एन स्क्वायर आ रहा हो उसको आप क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अब वो इस टाइप की भी हो सकती है। लेट से इसकी जनरल टर्म एन स्क्वायर, ये भी एक क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। लेट से आपके पास आ जाए एन स्क्वायर प्लस एन, ये भी क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। लेट से आपके पास आ जाए एन स्क्वायर माइनस एन प्लस टू, ये भी क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। जिस भी सीक्वेंस की जनरल टर्म में आपको एन स्क्वायर नजर आ गया ना उसको आप बोलोगे क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। क्यूबिक भी हो सकती है, आगे फिर आप बना सकते हो। इंपॉर्टेंट बात क्वाड्रेटिक के अंदर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये तो काफी नॉर्मल सी बात है कि भाई क्वाड्रेटिक का मतलब एन स्क्वायर होगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जब यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा। यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस सेम होता था, कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होगा, ये इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो जरा और से देखना क्या होगा। लेट से हम दरमियान वाला रास्ता निकालते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं एन स्क्वायर प्लस एन। आप जरा देखो एन की जगह 1 पुट करोगे आंसर सॉल्व करना 2 आ जाएगा। एन की जगह 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 3 पुट करोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12। इसी तरीके से 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 42, इस तरह। अगर आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालोगे सेम नहीं होगा क्योंकि अरिथमेटिक तो नहीं है ना, ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। निकाल के देखते हैं। 2 और 6 का डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस 6 होगा, इसका डिफरेंस 8 होगा, इसका डिफरेंस 10 और इसका डिफरेंस 12। तो कॉमन डिफरेंस तो अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब है अरिथमेटिक नहीं। लेकिन एक बात आप लोगों ने नोट की होगी, क्या नोट किया यहाँ, यार करना चाहिए नोट। सर डिफरेंस के अंदर 2 का डिफरेंस आ रहा है। हाँ, कि जो बाय द वे इसको कहते हैं फर्स्ट डिफरेंस। जो पहली दफा आपने डिफरेंस निकाला है ना उसको बोला जाता है फर्स्ट डिफरेंस। जो आपके पास फर्स्ट डिफरेंस आया है ना पूरा, जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो वो सेम होगा। आप डिफरेंस निकालोगे 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, ये भी। इसको आप कहते हो सेकंड डिफरेंस। तो दैट्स वाई जो इंपॉर्टेंट बात है क्या बताना चाह रहा हूं, जो भी क्वाड्रेटिक सीक्वेंस होती है उसमें जो सेकंड डिफरेंस है वो हमेशा सेम होता है। अरिथमेटिक के अंदर फर्स्ट डिफरेंस हमेशा सेम होगा, जबकि क्वाड्रेटिक के अंदर आप देखोगे सेकंड डिफरेंस हमेशा सेम। क्यूबिक में जाओगे थर्ड डिफरेंस सेम होगा। शॉक हो तो एन क्यूब के साथ करके देख लेना, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो एंड में मैंने क्वाड्रेटिक सीक्वेंस लिखी हुई है ना वो मैंने आपको भी समझा दी है।
डिफाइन आप इस तरह करोगे, ऐसी क्वाड्रेटिक सीक्वेंस जिसमें कोई भी सीक्वेंस जिसमें n स्क्वायर आ रहा है ना, उसकी जनरल टर्म में आप क्वाड्रेटिक बोलोगे, और फिर उसके अंदर मैंने पॉइंट बता दिया, क्वाड्रेटिक के अंदर हमेशा जो सेकंड डिफरेंस है वो क्या होता है, हमेशा। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अगेन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को भी दो तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका क्या है, अगेन आपको फर्स्ट टर्म चाहिए। अब ज्योमेट्रिक के अंदर आप जीरो नहीं पिक कर सकते, अरिथमेटिक के अंदर आप फर्स्ट टर्म को जीरो ले सकते हो, या दरमियान में भी कहीं जीरो आ सकता है। लेट से आपने अरिथमेटिक के अंदर पिक किया -4, और हर टर्म के अंदर आप 2 ऐड कर रहे हो, तो -4 के अंदर 2 ऐड करोगे तो -2 हो जाएगा। इसके अंदर जब 2 ऐड करोगे 0 आ जाएगा, इसके अंदर 2 ऐड करो 2, इसके अंदर 2 ऐड करो 4। तो अरिथमेटिक के अंदर जीरो एज अ टर्म मौजूद हो सकता है, लेकिन ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक के अंदर जीरो नहीं हो सकता। उसकी वजह, दरमियान में कहीं भी आपके पास देखो, जब आप किसी सीक्वेंस को जनरेट करते हो आपके पास फर्स्ट टर्म आती है। फर्स्ट टर्म ज्योमेट्रिक के अंदर नॉन जीरो आप लेते हो, हमेशा जीरो ले नहीं सकते, क्योंकि ज्योमेट्रिक की डेफिनेशन समझो। ज्योमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, लेट से आपकी फर्स्ट टर्म 3 है, हर आने वाली टर्म कैसे आती है कि प्रीवियस वाली को आप किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। जैसे अरिथमेटिक में ऐड करते थे, यहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे। तो लेट से 3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, तो ये हो जाएगा 6। फिर मैं 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 24, इसको करूंगा 48, फिर 96, इस तरह चलता जाएगा। तो ये एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें हर आने वाली टर्म कैसे आ रही है कि जो उसकी प्रीसीडिंग टर्म है उसको आपने किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी आपको। इसी बात को आप दूसरे अंदाज से समझ सकते हो कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म का रेशो सेम रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन दो टर्म की बात करो, रेशो निकालो मतलब डिवाइड करो। अगेन वही डिवाइड करने का तरीका क्या होगा, बाद वाली टर्म डिवाइडेड बाय पहले वाली टर्म। तो रेशो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इन दोनों का रेशो निकालो 2 आएगा, इन दोनों का रेशो निकालो 2 आएगा, इन दोनों का रेशो निकालो 2 आएगा। तो जो भी कंसेक्यूटिव टर्म आप पिक करोगे रेशो उसका 2 आ रहा होगा। तो इस डेफिनेशन को आप दूसरे अंदाज से भी समझ सकते हो। तो अगर आपने डेफिनेशन समझ लिया, आप खुद बेहतर जानते हो कि जीरो आ ही नहीं सकता। कैसे नहीं आएगा, लेट से अगर आपको देखो फर्स्ट टर्म जीरो पिक करनी पड़ेगी, दरमियान में जीरो नहीं आ सकता ना, सेंस नहीं बनती। भाई देखो, अगर फर्स्ट टर्म मैंने नॉन जीरो ली है, और जो आपका कॉमन डिफरेंस है, सॉरी जो कॉमन रेशो जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है वो भी नॉन जीरो होगा। ये नहीं कि मैं फर्स्ट टर्म को जीरो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सीक्वेंस ही नहीं बनेगी फिर आपके पास, वो तो कुछ भी नहीं आएगा, ज्योमेट्रिक नहीं आप कहोगे। तो ज्योमेट्रिक के अंदर हम क्या बोलते हैं कि फर्स्ट टर्म भी नॉन जीरो होनी चाहिए, और जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो जिसको कॉमन रेशो बोला जाएगा, जब आगे मैं बताऊंगा आपको आर जिसको बोल रहे होते हैं, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, तो वो आर भी आपका नॉन जीरो होना चाहिए। हाँ नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट टर्म नॉन जीरो, आर आपका नॉन जीरो, तो जीरो कहीं भी नहीं आ सकता ज्योमेट्रिक के अंदर, पॉसिबल ही नहीं है, कहीं भी जीरो आपका ज्योमेट्रिक के अंदर नहीं आ सकता। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ज्योमेट्रिक के अंदर कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकती। ये एमसीक्यूज में मैंने देखा हुआ भी है, मेरे पीडीएफ में भी होगा जब आप सॉल्व करोगे, और ये एमसीक्यूज आपसे भी पूछा जा सकता है। इसी तरह हार्मोनिक का भी बताऊंगा, उसमें भी जीरो नहीं आ सकता। तो ये ज्योमेट्रिक की डेफिनेशन क्लियर होगी, कोई सवाल यहां तक? सर फर्स्ट टर्म भी जीरो नहीं हो सकता? नहीं हो सकती ना, फर्स्ट टर्म जीरो कर दिया तो फिर पूरी सीक्वेंस ही जीरो हो जाएगी ना, सेंस ही नहीं बनेगी उसकी। अगर फर्स्ट टर्म जीरो कर दी, अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जीरो करते जाओ जीरो होता जाएगा। और दूसरी डेफिनेशन में पूरा नहीं उतरेगा, रेशो जब निकालोगे तो रेशो तो 0/0 हो जाएगा, अजीब सी चीज बन जाएगी। इसलिए फर्स्ट टर्म भी जीरो नहीं हो सकती और कॉमन रेशो भी जीरो नहीं हो सकती। नेगेटिव आप कर सकते हो, लेट से आप अगर मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई करूं, तो 3 को -3 से करोगे तो -9, इसको -3 से करो 27, इसको -3 से करो -81, इसको -3 से करो 243, करते जाओ। तो जब कॉमन रेशियो नेगेटिव होता है ना, तो आपके पास जो साइन है वो ऑल्टरनेट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तो कॉमन रेशियो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ हार्मोनिक के ऊपर। हार्मोनिक कैसी सीक्वेंस होती थी? हार्मोनिक सीक्वेंस जो है ना, वो कोई अलग सी नहीं है, वो अरिथमेटिक से आपने डिराइव की हुई है। कि जब भी आपके पास कोई अरिथमेटिक सीक्वेंस है जो नॉन जीरो अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके अंदर जीरो आ रहा है ना, किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर अगर जीरो आ रहा है तो उसको आप रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। असल में आप रेसिप्रोकल कर रहे होते हो। तो नॉन जीरो अरिथमेटिक है ना, इसको आप रेसिप्रोकल कर नहीं सकते, क्योंकि -4 -2 को तो रेसिप्रोकल कर दोगे। जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/0, और 1/0 एक अनडिफाइंड फॉर्म है। तो इस बात को दो तरीकों से मैं बता रहा हूं आपको कि कोई भी अगर आपके पास ऐसी अरिथमेटिक सीक्वेंस मौजूद है जिसके अंदर जीरो मौजूद नहीं है,
तो जब उस अरिथमेटिक सीक्वेंस को रेसिप्रोकल करोगे तो जो रिजल्ट में सीक्वेंस आएगी उसको आप क्या बोलोगे? हार्मोनिक सीक्वेंस। लेट्स से मेरे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है 2 5 8 13 17, नहीं कुछ खा गया हूं, 11 14, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अच्छा, अब इसमें जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/2, 1/5, 1/8, 1/11, 1/14। तो जब भी आपके पास कोई ऐसी अरिथमेटिक सीक्वेंस हो जिसके अंदर जीरो मौजूद नहीं है, उसको जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो जो रिजल्ट में सीक्वेंस आएगी उसको आप क्या बोलोगे? हार्मोनिक सीक्वेंस। या इस बात को दूसरे अंदाज से भी बोला जा सकता है कि आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि यार एक सीक्वेंस है ये, अब मुझे बताओ क्या ये सीक्वेंस हार्मोनिक है? नहीं, बस सिंपल आपसे पूछ लेंगे ये सीक्वेंस क्या है। ऑप्शन में नजर आएगा एपी, जीपी, एचपी, इस टाइप 9 ऑफ दिस टाइप का आ रहा होगा। तो अगर कोई सीक्वेंस आपसे पूछी जाए कि वो हार्मोनिक है या नहीं, या वैसे अगर आपको मालूम करना हो तो आप क्या करोगे? आप उस सीक्वेंस को रेसिप्रोकल करोगे। अगर सीक्वेंस का रेसिप्रोकल एपी के अंदर मौजूद है तो आप बोलोगे सीक्वेंस हार्मोनिक है। अभी दूसरे अंदाज में मेरा समझाइए, अरिथमेटिक का रेसिप्रोकल करोगे, हार्मोनिक आ रहा होगा। और अगर सीक्वेंस को चेक करना है ये हार्मोनिक है नहीं, तो इसका रेसिप्रोकल एपी के अंदर होना चाहिए। आप इसको रेसिप्रोकल करोगे, अगर एपी के अंदर है, समझ जाना ये हार्मोनिक है। इस टाइप का सवाल आपके पास आ जाएगा। आपको बोला जाएगा चेक करो क्या ये हार्मोनिक है या नहीं है, या सिंपल होगा एपी है, जीपी है। अच्छा ना, इनका एक और नाम भी होता है, मेरे मुंह से निकल रहा है, आप लोगों ने पूछा नहीं है। क्या आप इनको ये भी बोलते हो? एपी इसको आप बोलते हो, जीपी इसको आप बोलते हो, एचपी। तो फुल फॉर्म क्या होती है? पी का मतलब प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक सीक्वेंस भी बोल सकते हो, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वर्ड भी यूज होता है। नॉर्मली ये जो प्रोग्रेशन का वर्ड है ना, वो इन तीन के साथ ही आप एसोसिएट करते हो। अब इसके अंदर थोड़ा बहुत फर्क होता है कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में फर्क क्या है। हर बंदे ने थोड़ा अपने हिसाब से फर्क थोड़ा डिफाइन किया हुआ है। लेकिन मुझे जो अच्छा डिफरेंस मिला है ना, वो ये है कि प्रोग्रेशन आप नॉर्मली उस सीक्वेंस को बोलते हो जिसका एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है जनरल टर्म का। जैसे प्राइम नंबर्स हैं। अब प्राइम नंबर्स का कोई ऐसा जनरल फॉर्मूला नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस के साथ लोगों ने बनाए हुए। लेकिन प्राइम नंबर मालूम करने का, फॉर एग्जांपल पहला प्राइम नंबर 2 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है। इस तरह मैं बोलूं कि मुझे 50वां प्राइम नंबर बताओ, तो कोई ऐसा जनरल फॉर्मूला है नहीं कि जिसमें मैं 50 पुट करूंगा मुझे 50वां प्राइम नंबर मिल जाएगा। कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ लोगों ने बनाए हुए, लेकिन ओवरऑल जैसे आपने इनके निकाले हुए ना फॉर्मूला जनरल टर्म के, वो उसका नहीं निकला हुआ। तो हर सीक्वेंस का कोई जनरल टर्म आप निकाल नहीं सकते। जरूरी नहीं कि हर सीक्वेंस का आप एक फॉर्मूला निकाल पाओगे। तो वो वाली सीक्वेंस जिनका आप कोई फॉर्मूला निकाल नहीं पा रहे उनको आप सीक्वेंस ही बोल रहे होते हो। लेकिन ऐसी जिनका आप जनरल टर्म का फॉर्मूला निकाल लेते हो और उसके मुताबिक सारी कैलकुलेशन आप कर रहे होते हो, उनके लिए हम प्रोग्रेशन का वर्ड यूज करते हैं। तो नॉर्मली अगर आपको याद हो, इनकी तो जनरल टर्म पे आप लोगों को सारे सवाल दिए हुए होते थे, जनरल टर्म से रिलेटेड सारी डिस्कशन आप करते थे। तो दैट्स वाई इनके लिए आप प्रोग्रेशन का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। ये थोड़ा बहुत फर्क आपको नजर आएगा, लेकिन कुछ जगहों पे लिखा होगा कि सेम ही चीज है। लेकिन हल्का फुल्का फर्क अगर आप चाहो तो ये अच्छा फर्क है जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है। वैसे देखो, इन सबके साथ प्रोग्रेशन का वर्ड यूज नहीं होता, नॉर्मली इनके साथ ही प्रोग्रेशन का वर्ड यूज होता है। उसकी वजह यह है कि ये तो ऐसी मशहूर तीन सीक्वेंस है जिनका जनरल टर्म का डेफिनेट फॉर्मूला हमें पता है, लाइक रटा हुआ होता है, इनसे रिलेटेड सारी कैलकुलेशन हर चीज मौजूद होती है। तो ये तो सबसे पहले प्रोग्रेशन कहलाने के लायक है। बाकियों को भी आप बोल सकते हो जनरल टर्म का फॉर्मूला, लेकिन इनको तो स्पेसिफिकली हम बोल रहे हो। बाकियों के साथ जनरलाइज सीक्वेंस का वर्ड आप यूज कर लेते हो। तो खैर, अगर ये सीक्वेंस मौजूद है, आपको चेक करना है कौन सी सीक्वेंस है। आप सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना। आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे भी सेम नहीं आ रहा होगा। मतलब इन दोनों के दरमियान कॉमन डिफरेंस निकालो, मतलब डिफरेंस निकालो सिंपल। इनके दरमियान डिफरेंस निकालो। दो डिफरेंस भी निकालना काफी होता है। तो आप इन दोनों के दरमियान डिफरेंस निकालना और इन दोनों के दरमियान निकालना, देखना फर्क आएगा। इसका मतलब ये वाली अरिथमेटिक तो नहीं है। ज्योमेट्रिक में क्या होता है? रेशो सेम रहता है, रेशो भी निकाल के देख लेना, नहीं सेम होगा, इसका मतलब ज्योमेट्रिक भी नहीं है। अगर आपने चेक करना हो ये हार्मोनिक है या नहीं, तो क्या करोगे? रेसिप्रोकल करोगे। भाई 1/4 का रेसिप्रोकल 4, 1 का रेसिप्रोकल तो 1, -1/2 का रेसिप्रोकल -2 कर लो, इसका रेसिप्रोकल -5 कर लो। अगर ये सीक्वेंस हार्मोनिक है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए? अरिथमेटिक के अंदर होना चाहिए। तो क्या इसका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक के अंदर है? और है तो क्या डिफरेंस है? -3 है। -3 है। याद रखना, डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बच्चों के जहन में होता है कि शायद डिफरेंस को पॉजिटिव रखना है, तो अब वो 4 -1 कर रहे होंगे। ना ना ना, डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। डिफरेंस निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए, बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म। तो 1 -4 -3 हो जाएगा। इसी तरह -2 -1 -3 हो जाएगा। तो अगर आप देखो इस वाली सीक्वेंस ये हार्मोनिक सीक्वेंस है, क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको रेसिप्रोकल किया तो इसका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक के अंदर था। तो दैट्स वाई मैं इसको क्या बोलूंगा? ये हार्मोनिक सीक्वेंस है।
असल डेफिनेशन यही होती है कि सीक्वेंस इज सेड टू बी हार्मोनिक सीक्वेंस इफ इट्स रेसिप्रोकल इज इन अरिथमेटिक, कि अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूं तो ये अरिथमेटिक में आता है। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन जो है थोड़ी खतरनाक होती है कि अगर अरिथमेटिक है तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो हार्मोनिक के अंदर होगा। वो खतरनाक इसलिए क्योंकि अरिथमेटिक में जीरो आ सकता है ना। अब हर अरिथमेटिक का रेसिप्रोकल हार्मोनिक तो नहीं होगा ना, इनका रेसिप्रोकल हार्मोनिक में तो हो ही नहीं सकता। तो दैट्स वाई मैंने शुरू में बताया था कि जो नॉन जीरो अरिथमेटिक है उनका भी जब रेसिप्रोकल निकालोगे तो हार्मोनिक आएगा। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, या ऑथेंटिक डेफिनेशन जो है वो इसी तरीके से समझाई जा रही है। तीनों की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी। अब जो दोबारा हमें टॉपिक पढ़ेंगे ना, क्योंकि जब जिक्र हो रहा है तो अभी से डेफिनेशन समझ लो, दोबारा मैं डेफिनेशन क्लियर नहीं करूंगा। अच्छा, उसके बाद ही कुछ मजीद सीक्वेंस है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये न्यू बुक में भी सिंध बोर्ड की डाली हुई है उन्होंने, पुरानी बुक में तो थी नहीं खैर ये, लेकिन पंजाब और बाकी बोर्ड में मौजूद होते हैं। सबसे पहली फेबोनाची सीक्वेंस है। फेबोनाची सीक्वेंस कंप्यूटर साइंस में काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी तो लोग कोडिंग भी कर रहे होते हैं, हमने भी कोड किया था एक जमाने में जब हमारा ये था सब्जेक्ट, पता नहीं क्या नाम था, सीईपी नाम था, पता नहीं कंप्यूटर, पता नहीं कुछ था, भूल गया मैं। तो मैट लैब के अंदर हमने इसका कोड बनाया था। खैर, फेबोनाची सीक्वेंस होती क्या है? वैसे अगर स्टैंडर्ड फेबोनाची सीक्वेंस बोलो तो ये ऐसी सीक्वेंस होती है, इसकी डेफिनेशन पहले समझ लो कि डेफिनेशन ये होती है कि इसमें हर आने वाली टर्म कैसे आती है कि जो प्रीसीडिंग दो टर्म्स है ना उनको आप ऐड करते हो और फिर आप अगली वाली टर्म बना लेते हो। जैसे पीछे की दो टर्म है, आपने उनको ऐड किया, आपने फॉर एग्जाम्पल पहली दूसरी टर्म को ऐड किया, आपके पास तीसरी टर्म आ जाएगी। फिर दूसरी और तीसरी को ऐड किया, चौथी टर्म आ जाएगी। तीसरी चौथी को ऐड किया, पांचवी टर्म आ जाएगी। तो हर दो जो प्रीसीडिंग टर्म है ना उनको आप ऐड करोगे और नेक्स्ट टर्म आप बना लो। ये जनरल डेफिनेशन होती है फेबोनाची सीक्वेंस। अब जो स्टैंडर्ड फेबोनाची सीक्वेंस है ना वो 0 और 1 से स्टार्ट होती है। एक मैं बाकी भी बता दूंगा, लेकिन स्टैंडर्ड या जनरल फेबोनाची सीक्वेंस है ना वो 0 और 1 से स्टार्ट होती है। और फिर आपको आगे इसकी डेफिनेशन पे पूरा उतरना है। क्या डेफिनेशन है कि इन दो टर्म को ऐड करो, क्या आएगा? 1, तो तीसरी टर्म 1 हो जाएगी। फिर इन दो को ऐड करो, क्या आएगा? 2, चौथी टर्म शुरू हो जाएगी। इन दो को ऐड करो, 3, इन दो को ऐड करो, 5, फिर 8, फिर 13, फिर 21, फिर 34। जल्दी से बताओ अगली टर्म क्या होगी? 55। 55 हो जाएगी। तो ये पूरी फेबोनाची सीक्वेंस की स्टैंडर्ड फॉर्म है कि आपने स्टार्ट 0 और 1 से करना है, उसके बाद डेफिनेशन जो आपको बताइए उस पर पूरा उतरना है। ठीक है। लेकिन कुछ और फेबोनाची सीक्वेंस भी आपको मिल सकती हैं जिनमें स्टार्ट आपने 0 1 से नहीं किया हुआ, किसी और नंबर से किया हुआ। लेट से आप 10 और 80 से स्टार्ट कर लो। लेट से आप फेबोनाची सीक्वेंस बना लो, 10 और 80 को ऐड करो, क्या हो जाएगा? 90। इन दोनों को ऐड करो, 170। इन दोनों को ऐड करो, 260। इन दोनों को ऐड करो, 430। तो इस तरह भी आप फेबोनाची सीक्वेंस बना सकते हो। लेकिन जो स्टैंडर्ड या जनरल जो आपको नॉर्मली नजर आएंगे ना फेबोनाची जब भी जिक्र किया जाता है तो वो 0 1 से स्टार्ट हुई होती है। या कुछ ऑथर्स ने 1 1 से स्टार्ट किया हुआ है, शुरू की दो टर्म जो है वो 1 1 ले ली, अब फेबोनाची सीक्वेंस बनाई हुई है, ऐड करो तो फलाना फलाना पूरा नंबर आता जा रहा है। तो ये फेबोनाची सीक्वेंस की जनरल डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी। अब ये बहुत काम की सीक्वेंस है, बहुत जगह यूज हो रही होती है। इसके अंदर एक खास बात है, वो खास बात क्या है कि जब आप इनका रेशो निकाला करोगे तो रेशो जो है ना, जितनी टर्म्स आपकी मजीद आगे बढ़ती जाएंगी ना, ये शुरू की टर्म में जब रेशो निकालोगे तब आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसी सीक्वेंस आपकी बढ़ती जाएगी ना, और आगे जाके जब आप कोई भी दो टर्म पिक करोगे और उनका रेशो निकालोगे तो आप एक चीज को ऑब्जर्व करोगे। ये करके देख लेना। फॉर एग्जाम्पल ये जो यहां से स्टार्ट करते हैं, 13 और 21 को आप पिक करो, रेशो निकालो 21 डिवाइडेड बाय 13। 21 डिवाइड बाय 13 ये क्या होता है? ये है 1.615। इसी तरीके से आप 21 और 34 को ले लो, रेशो निकालो 34 डिवाइडेड बाय 21, रेशो आपके पास आ रहा है 1.619। फिर आप 34 और 55 को ले लो, 55 डिवाइडेड बाय 34, रेशो आपको मिल रहा है 1.617, या इसको राउंड ऑफ करके 8 भी कह सकते हो। आप यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो, ये शुरू की टर्म में रेशो ऐसा नहीं होगा। 1/1 तो 1 होता है सिंपल, 2/1 2 होता है, 3/2 1.5 होता है। शुरू में आपको लगेगा कि यार रेशो जो है वो तकरीबन सेम नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे आपको नजर आएगा कि रेशो ना एक एक फिक्स होता जा रहा है, 1.61। अगर आप देखो 1.61 के आसपास है, मजीद आप आगे जाते जाओ देखें 1.61 ही आता रहेगा। तो ये क्या मैजिकल नंबर है कि जिसमें आपका रेशो एक खास नंबर के पास आ रहा है? बिल्कुल एक मैजिकल नंबर है। ये वो तीसरा कांस्टेंट है जो मैथ के अंदर आपको पढ़ना चाहिए। आपने अभी तक दो कांस्टेंट पढ़े हैं, पाई और ई, जो फेमस इरेशनल नंबर्स हैं। एक तीसरा भी है, वो ये वाला है जो आप लोगों ने आज पहली दफा पढ़ा होगा, जिसका एक नाम है, जिसको आप कहते हो गोल्डन रेशो। ये मेरे मुंह से आपने काफी दफा सुना होगा,
लेकिन प्रैक्टिकल आपने देख भी लिया कि ये कहाँ से आपको गोल्डन रेशियो मिल रहा है। और भी है, इसकी मैं डेफिनेशन भी चलो बता दूंगा आप लोगों को। तो एक मैथ में एक बहुत ही फेमस कांस्टेंट है, इर्रेशनल नंबर, जिसको आप गोल्डन रेशियो कहते हो, जो कि चलता जा रहा है, इर्रेशनल नंबर है ना, खत्म तो नहीं होगा, लेकिन अप्रोक्स इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.618 होती है अप्रोक्स करने के बाद। तो अच्छा सिंबल क्या होगा, मैं अप्रोक्स का सिंबल डाल देता हूं। एक्यूरेट जो इसकी वैल्यू है ना, वो ये वाली है, एक्यूरेट वैल्यू 1+√5/2, ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, आपके पास आंसर 1.61 आ रहा होगा। देखो जब आप फ्रैक्शन में लिखते हो ना, तो वो एक्यूरेट वैल्यू होती है बिल्कुल। जब आप उसको डेसिमल में लाओगे ना, क्योंकि वो इर्रेशनल नंबर है, तो आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और जब आप राउंड ऑफ करोगे, जाहिर सी बात है, फिर वो अप्रॉक्स बन जाएगी। तो अगर एक्यूरेट लिखनी है तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो, वो एक्यूरेट मानी जाएगी। तो जो गोल्डन रेशियो है ना, अगर आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो, एक्यूरेट होगा, क्या होगा, 1+√5/2। ये पाई की तरह नहीं है कि जिसको आप रेशियो की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पाई को अगर आपको याद हो, रेशियो की फॉर्म में लिख नहीं सकते, वो अप्रोक्सीमेशन है। एक्यूरेट पाई को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन जो गोल्डन रेशियो है ना, इसको आप एक्यूरेटली फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑल्दो ये एक इंटीजर रैशनल नहीं बनेगा, रैशनल की डेफिनेशन ये नहीं थी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो। रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी कि न्यूमरेटर इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी। तो न्यूमरेटर इंटीजर तो नहीं है इसका मतलब रैशनल नहीं है ये, लेकिन आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो अगर एक्यूरेट वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो ये आपको सर एक चीज इसमें नजर आ रही डिफरेंस है। भी तो आ रहा है। क्या डिफरेंस आ रहा है? सर डिफरेंस निकालेगा तो उससे पहले वाली टर्म आ रही है। डिफरेंस निकालेंगे, उससे पहले वाली टर्म आ रही है, हाँ तो यही होगा, क्योंकि 5 और 8 को जब तुमने ऐड किया था 13 आया था, तो 13 और 8 में डिफरेंस 5 का ही होगा। ऑब्वियस सी बात है ये। लेकिन डिफरेंस चेंज होता रहेगा ना, सेम नहीं रहेगा। अगर सेम रहता तो चलो मैं बता देता। जैसे इनके दरमियान डिफरेंस 2 है, सॉरी 0 है, 1 है, फिर इनके दरमियान भी 1 है, फिर ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो इनका डिफरेंस जो है वो भी रिजल्ट में आपको एक और अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक नहीं देगा, रिजल्ट में वो भी फिबोनाची देख रहा होगा। तो ये भी अगर आप देखो तो फिबोनाची आपके पास बन रही है। इसको ऐड करो ये आएगा, इन दोनों को ऐड करो ये आएगा, इन दोनों को ऐड करो। और भी बहुत प्रॉपर्टी होती है फिबोनाची सीक्वेंस की, कोई एक नहीं है। जो मेन मेन चीज है वो मैंने आप लोगों को बता दी है कि इनको किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, रेशो वाला पॉइंट बता। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अभी जो फिबोनाची सीक्वेंस है ना, नॉर्मली अगर आपने देखा होगा जनरल टर्म बताई जाती है सीक्वेंस की। इसकी जनरल टर्म जो है वो इतनी ईजी नहीं है, इसकी जनरल टर्म में थोड़ा मसला होगा, लेकिन उसका एक फॉर्मूला बनाया हुआ लोगों ने गोल्डन रेशो की सेंस में। तो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, 1/√5, ब्रैकेट डालनी है आपने, 1+√5/2 की पावर n, 1-√5/2 की पावर n। ये एक जनरल टर्म फॉर्मूला बताया जाता है फिबोनाची सीक्वेंस का। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। एन की जगह सबसे पहले आप जीरो, क्योंकि नॉर्मली जो फिबोनाची सीक्वेंस होती है ना, मैंने आपको बताया था 0 1 से आप उसको स्टार्ट कर रहे होते हो। तो एन की जगह जब आप 0 पुट करोगे, तो ये भी चीज 1 हो जाएगी, ये भी चीज 1 हो जाएगी, 1 - 1 0, आपको पहली टर्म मिल रही होगी। फिर आप एन की जगह यहाँ पे 1 पुट करना, सॉल्व करना, देखना आपको 1 मिल रहा होगा। फिर आप 2 पुट करना, तब भी आपको 1 मिल रहा होगा। 3 पुट करना, आपको 2 मिल रहा होगा। तभी मैंने कहा था कुछ ऐसी सीक्वेंस है जिसमें जीरोथ टर्म भी होती है। नॉर्मली आप फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हो ना, लेकिन इसकी जीरोथ टर्म, फिर फर्स्ट टर्म है, फिर सेकंड टर्म है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 0 1 2 इस तरह आप चलते जा रहे हो। दैट्स वाई कंप्यूटर साइंस में या जो आपकी बाइनरी लैंग्वेज 0 1 जो प्रेफर किया जाता है, उसमें आपकी जो एन की वैल्यू वो 0 से स्टार्ट कर रहे होते हैं। आप लोगों के लेवल पे 1 से स्टार्ट हो रही होती है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, अगर आपको शौक हो, आप लोगों के लेवल पे डिस्कस नहीं है, आप लोगों के लेवल पे बस इसको डिफाइन किया हुआ है। अगर शौक हो तो आप लोग इस तरह कर सकते हो, देख सकते हो उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आप एन की जगह 7 पुट करोगे, देखना 13 आ रहा होगा। तो इस तरह वेरीफाई कर सकते हो। द सीक्वेंस के अंदर मैंने आप लोगों को, जैसे सेट के अंदर होता था ना कि आप डिस्क्राइब करते थे सेट को डिफरेंट तरीकों से, इसी तरीके से यहाँ पे भी आप डिस्क्राइब करने के तरीके होते हैं सीक्वेंस को। एक तो होता है कि सीक्वेंस को आपने लिस्ट बना के लिख दिया ना, ये तो चलो बेस्ट तरीके आपने कर दिया। बाकी जो दो तरीके होते हैं वो क्या होते हैं कि आपने एक जनरल फॉर्मूला बता दिया, जैसे मैंने जनरल फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया। जैसे अरिथमेटिक के अंदर जनरल फॉर्मूला होता है, ज्योमेट्रिक हार्मोनिक इनके अंदर जनरल फॉर्मूला होता है। एक और तीसरा तरीका होता है जिसको आप बोलते हो रिकर्सिव रिलेशन। ये केपी बोर्ड में उन्होंने काफी डिटेल में नहीं इसका जिक्र किया हुआ है। तो जब आप किसी सीक्वेंस को डिस्क्राइब करो इस तरीके से कि आपने उसकी जनरल टर्म को किस तरह डिस्क्राइब किया हो, किसी और टर्म की फॉर्म में या किसी दो टर्म्स की फॉर्म में आपने एक्सप्रेस किया हुआ हो, तो उसको आप बोलते हो रिकर्सिव रिलेशन। तो जैसे फेबोनाची का एक ये फॉर्मूला है ना, जनरल टर्म की फॉर्म में आपने एक्सप्रेस किया है, इसी तरह इसका एक रिकर्सिव भी होता है। रिकर्सिव क्या होता है कि एफ एन किसके बराबर होगा, Fn-1 प्लस Fn-2। जनरलाइज बात हो रही है कि आप इसको, चलो मैंने कहीं पढ़ा था तो इसलिए एफ आप ए भी यूज कर सकते हो।
अगर आप इसको देखो, यही चीज तो आप कर रहे थे। आप क्या कर रहे होते थे कि आपके पास एनएस टर्म कैसे आती थी, जो प्रीवियस दो टर्म्स होती थी उनको आप ऐड किया करते थे। अब इस फॉर्मूले में शर्त क्या है कि एन आपका 2 या 2 से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि एन आप 1 पुट नहीं कर सकते ना। 1 पुट करोगे यहां पे तो ये -1 हो जाएगा, -1 का सेंस नहीं बनेगी आप लोगों के लेवल पे। तो ज्यादा सेंस किसकी बनेगी, जीरो टर्म की। तो जब आप एन की जगह 2 पुट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 -1 1 हो जाएगा 0। तो ये आपको पता है फिबोनाची में जीरो जो टर्म होती है वो जीरो होती है, तो जो पहली टर्म जो होती है वो 1 होती है। तो जब इन दो टर्म्स को ऐड करोगे तो रिजल्ट में आपको सेकंड टर्म मिलेगी, जो कि क्या होती है 1 के बराबर। इसी तरीके से एन की जगह अगर आप 3 पुट करोगे तो ये सिचुएशन बन जाएगी। इसका मतलब क्या है, तीसरी टर्म कैसे आप निकालोगे कि आप A2 मतलब दूसरी टर्म और पहली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, दूसरी टर्म और पहली, सॉरी, दूसरी और पहली को, हाँ ये पहली है, ये तो जीरो वाली टर्म है ना, जीरो पहली दूसरी, इन दोनों को ऐड करोगे रिजल्ट में आपको ये वाली मिल रही है। तो फिबोनाची को इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, इसको आप कहते हो रिकर्सिव रिलेशन। ये केपी बोर्ड जो है उन्होंने डिड यू नो का सेक्शन बना के उसमें चीज पूरी डिफाइन की थी। ठीक है, तो सीक्वेंस को आप डिफरेंट तरीकों से लिस्ट बना के लिख सकते हो, फॉर्मूला बता सकते हो, या रिकर्सिव रिलेशन से भी आप उसको डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, जो गोल्डन रेशो है ना, इसको डिफाइन इस तरीके से किया जाता है कि कोई भी दो नंबर गोल्डन रेशो में कब होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने देखा होगा 55 और 34, ये दो नंबर थे ना जो आपको दिखने में लग रहा था गोल्डन रेशो के अंदर है। तो क्या मतलब है इसका कि दो नंबर गोल्डन रेशो के अंदर है, क्या मतलब होगा इसका, इसका मतलब ये होगा कि कोई भी दो नंबर को आप बोलोगे गोल्डन रेशो उस वक्त कि जब आप उन दोनों को डिवाइड करो, ये बराबर आ जाए कि जब दोनों नंबर को ऐड करो और डिवाइड करो बड़े वाले से। क्या मतलब इसका, देखो एक नंबर था 55, एक नंबर था 34, बड़ा वाला 55 है। तो मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को कि किसी भी दो नंबर को आप बोलोगे कि यार ये गोल्डन रेशो में है उस वक्त जब आप उन दोनों नंबर को डिवाइड करो, बड़ा वाला नंबर डिवाइडेड बाय छोटा वाला नंबर, ये बराबर हो कि आप उन दोनों नंबर को ऐड करो और डिवाइड करो बड़े वाले नंबर से। अगर ये दोनों रेशो आपस में बराबर होंगे तो आप ये बात बोलोगे कि ये दोनों नंबर जो है गोल्डन रेशो में, और ये उसी वक्त होगा, मतलब ये कंडीशन आपकी उसी वक्त सेटिस्फाई होगी जब वाकई गोल्डन रेशो में होंगे। मतलब आपके पास जो आंसर है 1.618 प्रॉपर उसके बराबर आ रहा होगा, जो फ्रैक्शन मैंने बताई थी ना 1+√5/2, प्रॉपर उसकी फॉर्म में आ रहा होगा। अभी जो है ना आपको थोड़ा बहुत फर्क नजर आ सकता है, मैं जरा फर्क बताता हूं आप लोगों को। जैसे अगर आप इसको अभी सॉल्व करोगे ना तो 55/34 जो है ये तो आपको कैलकुलेटर में मिलेगा 1.61747, मैं तकरीबन 6 डेसिमल तक लिखा है। इसी तरह 55 को 34 में ऐड करो और डिवाइड करो 55 से, तो आंसर आपको मिल रहा है, एक सेकंड, आंसर आपको मिला 1.618181 और ये चीज रिपीट होती जा रही है। तो देखो अभी इन दोनों में फर्क है, तो तभी ये गोल्डन रेशो के अंदर नहीं है। कोई ऐसे आपने दो नंबर पिक करने हैं जो ये एग्जैक्ट दोनों बराबर हो जाएं, और अगर वो एग्जैक्ट बराबर होंगे तो उस वक्त जब रेशो आ रहा होगा ना तो देखना रेशो 1.618 जो एक्चुअल गोल्डन रेशो है ना आपका वही आ रहा होगा। तो किसी भी दो नंबर को आप गोल्डन रेशो में उस वक्त बोलोगे जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। जनरलाइज लैंग्वेज में क्या कंडीशन होगी, अगर दो नंबर है ए बी जिसमें ए ग्रेटर है तो ए अपॉन बी बराबर होगा ए प्लस बी अपॉन ए के। अगर ये रेशो दोनों बराबर हैं इसका मतलब ये जो रेशो होगा ये गोल्डन रेशो होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आ रही होगी वैल्यू। तो फिबोनाची के जितनी आगे टर्म लेके जाते जाओगे ना तो आप देखोगे जो दो टर्म्स होंगी ना वो बहुत ही करीब हो जाएंगी गोल्डन रेशो के। अगर आप बहुत ज्यादा लोगे तो आपको ऑलमोस्ट लगेगा वो कितने डेसिमल के बाद आपको दोनों रेशो सेम मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि वो दोनों नंबर जो है वो गोल्डन रेशो है। ठीक है, ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन बताई जाती है। खैर इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये टॉपिक से बहुत साइड वाली चीज है। खैर अब कौन सी रहेगी सीक्वेंस, अच्छा ट्रायंगुलर सीक्वेंस, ये पंजाब सिंध बोर्ड की न्यू बुक जो है उसमें भी उन्होंने डाली हुई है। ट्रायंगुलर सीक्वेंस बेसिकली क्या होती है कि आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने होते हैं। स्टार्ट करो आप वन डॉट से, फॉर एग्जांपल आप डॉट छोड़ो, आपके पास अगर बॉल्स हैं और आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, लेट से एक बॉल है तो आपने इसको बोला कि जो पहली टर्म होती है ना ट्रायंगुलर सीक्वेंस की n=1, जो पहली टर्म होती है उसके अंदर एक ही बॉल आपको नजर आएगी। ये थोड़ा आइडियल सा केस है। अब आप जरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, कैसे बनाओगे, इस तरीके से। तो अगर आप देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है पूरा, सही है। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए कितनी बॉल चाहिए, आपको 3 चाहिए। तो जो ट्रायंगल सीक्वेंस की जो दूसरी टर्म होती है वो क्या होती है, 3 होती है। फिर अगर आपको मजीद इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, देखो इस तरीके से बन रहा है,
इसके लिए कितनी चाहिए आपको, 6 चाहिए। तो जो ट्राइंगल सीक्वेंस की जो तीसरी टर्म होती है वो क्या होती है, 6 के बराबर होती है। तो ट्राइंगल सीक्वेंस की जनरल डेफिनेशन ये है कि आपको आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने होते हैं। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, अब अगला इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने के लिए कितनी आपको डॉट चाहिए, बॉल चाहिए, 6 चाहिए। इसको बनाने के लिए 3, इसके बाद जो होगा उसके लिए आपको 10 चाहिए होंगे। तो ये जो पूरी सीक्वेंस बन रही है ना कि नंबर ऑफ कितने डॉट्स आपको चाहिए, तो जो पूरी सीक्वेंस बना रहे हैं कि इसके लिए आपको 8 डॉट चाहिए, इसके लिए 3 चाहिए, इसके लिए 6 चाहिए, फिर आपको 10 डॉट चाहिए होंगे। तो ये जो पूरी सीक्वेंस आपको बन रही है इसको आप बोलते हो ट्राइंगुलर सीक्वेंस। ठीक है, लिखोगे कैसे, 1 3 6 10। उसके बाद ये समझ लो कि ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस भी है एक किस्म की, वो बताता हूं क्यों है। इसकी अगली टर्म होगी 15, फिर अगली टर्म होगी 21, फिर अगली टर्म होगी 28। ये पूरी कहलाती है ट्राइंगुलर सीक्वेंस। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनाने हैं। अब उन इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ डॉट्स चाहिए आपको या कितने नंबर ऑफ बॉल्स चाहिए, ये वो आपने लिखी है सारी। कि अगला मुझे बनाने के लिए 10 चाहिए, उससे अगला बनाने के लिए मुझे 15 चाहिए। तो वो जो पूरा सीक्वेंस बना रहे हैं ना ये, उसको आप कहते हो ट्राइंगुलर सीक्वेंस। तो अगर आप ऑब्जर्व करो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है। क्यों, जब आप इसका डिफरेंस निकालो 2 आ रहा है, इसका डिफरेंस 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7। तो अभी तो डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब अरिथमेटिक नहीं है ये। लेकिन जब आप दोबारा डिफरेंस निकालोगे तो अब आप समझ जाओगे हाँ यार सेकंड डिफरेंस जो है वो सेम है। तो इसको आप क्वाड्रेटिक सीक्वेंस भी बोल सकते हो, फिबोनाची को, सॉरी ट्रायंगुलर सीक्वेंस को आप क्वाड्रेटिक सीक्वेंस भी बोल सकते हो। तो डेफिनेशन बता दी। अब एक जनरल फॉर्मूला है ट्रायंगुलर सीक्वेंस निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला है, जनरल टर्म आप इसको कह लो। आप एन की जगह यहां पे 1 पुट करोगे 1 आएगा, 2 पुट करोगे 3 आएगा, 3 पुट करोगे 6 आएगा, 4 पुट करोगे 10 आएगा। तो जनरल टर्म फॉर्मूला है किसी भी ट्राइंगल सीक्वेंस की। आपने कोई भी नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, लेट्स से ये तीसरी है, ये छठी, सातवीं टर्म अगर आपको निकालनी है, आप एन की जगह 7 पुट करो, आपके पास 28 आ जाएगा। जनरल टर्म निकालने का फायदा ये होता है कि जो भी टर्म आप निकालना चाह रहे होते हो वो आप पुट करते हो, आपको वाली टर्म मिल जाए। सही है, फॉर्मूला भी बता दिया, डेफिनेशन भी समझा दी। उसके बाद है फैक्टोरियल सीक्वेंस। ये बड़ी इजी होती है, फैक्टोरियल का आप लोगों को पता होगा। एक तो इसकी डेफिनेशन सिंपली बताई जाती है कि ये वाली सीक्वेंस फैक्टोरियल सीक्वेंस है। ये कह लो कि स्टैंडर्ड फॉर्म फैक्टोरियल सीक्वेंस की होती है एन फैक्टोरियल, कि जब आप एन की जगह आप 0 से स्टार्ट करते हो, आप इसको एक सेकंड चार्जिंग के लिए लगाया हुआ। तो जो फैक्टोरियल सीक्वेंस है ना, अब इस सीक्वेंस को आप 0th टर्म से स्टार्ट करते हो। नॉर्मली मैंने बताया था आप लोगों के लेवल पे 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन ऐसी स्पेसिफिक एग्जांपल मिलती है जहां पे आप 0 से स्टार्ट कर रहे होते हो। तो एन की जगह 0 पुट करोगे, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। 1 पुट करोगे 1 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है। 2 पुट करोगे 2 के बराबर होगा। 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर। 4 फैक्टोरियल 24। 5 फैक्टोरियल 120, फिर 720, फिर 5040, इस तरह चलता जाएगा पूरा। तो ये जो सीक्वेंस है पूरी, इसको आप बोलोगे फैक्टोरियल सीक्वेंस। तो ये जनरल फॉर्म कह लो फैक्टोरियल सीक्वेंस की। वैसे फैक्टोरियल सीक्वेंस उन सब सीक्वेंस को बोला जाता है कि जिसमें फैक्टोरियल आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एन फैक्टोरियल अपॉन एन। जब इस सीक्वेंस को एन की वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे तो ये जो सीक्वेंस आएगी उसको, वैसे सीक्वेंस में 0 नहीं पुट कर सकते आप, 1 से स्टार्ट करोगे, वरना ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। अच्छा, कितनी ऐसी सीक्वेंस भी होती है जिसमें आपको बता देते हैं कि यार इस सीक्वेंस में आपने 4 से ग्रेटर पुट करना है लेट से, तो जो सीक्वेंस आ रही है पूरी वो कोई भी डिफाइन हो जाएगी। कितनी सीक्वेंस ऐसी देखोगे जिसमें लिखा होगा -3 से ग्रेटर पुट करना है, तो -3 मतलब -2 पुट करोगे, -1 पुट करोगे, 0 1 2 3 इस तरह इंटीजर पुट कर रहे होगे। तो जनरलाइज मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी कि नॉर्मली इंटीजर पुट करते हो आप, एन की जगह इंटीजर पुट करते हो। आप लोगों के लेवल पे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं लेकिन नेगेटिव भी हम पुट कर सकते हैं। इसको भी आप फैक्टोरियल सीक्वेंस कह सकते हो, कोई और भी आप बना सकते हो। जिस भी जनरल टर्म में फैक्टोरियल आ गया आप उसको फैक्टोरियल सीक्वेंस बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक और सीक्वेंस है जो न्यू बुक सिंध बोर्ड की उसमें भी मेंशन किया हुआ है, केपी बोर्ड के अंदर भी है। आप क्या कहते हैं, पास्कल सीक्वेंस। ठीक है, अरे पास्कल सीक्वेंस क्या होती है, पास्कल सीक्वेंस बेसिकली एक पास्कल ट्राइंगल हुआ करता था। अगर किसी को याद है तो दैट्स इट, अगर नहीं याद तो मैं उसकी डिटेल में जा नहीं रहा, क्योंकि वो प्योरली बाइनोमियल का चैप्टर 8 का टॉपिक है, मैं उसमें भी पढ़ना नहीं जा रहा। मैं इसको दूसरे अंदाज से आप लोगों को समझा दूंगा कि जो आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला या a प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला, इसके जो कोफिशिएंट होते थे ना उनको आप पास्कल सीक्वेंस कहते हो, अगर उनको आप नंबर्स की फॉर्म में लिखो। जैसे जो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला था, इसमें कोफिशिएंट क्या आते थे, पहला कोफिशिएंट 1 होता था, फिर 3 आता था, फिर 3 आता था, फिर 1 आता था। ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब और ए क्यूब का कोफिशिएंट 1 1 होता था ना। तो ये जो इसमें जो आपको कोफिशिएंट नजर आ रहे हैं इसको आप बोलोगे पास्कल सीक्वेंस।
इसी तरह a प्लस बी की पावर 4 के होंगे 1 4 6 4 1, इसको भी आप बोलोगे पास्कल सीक्वेंस। ठीक है, तो पास्कल सीक्वेंस बेसिकली क्या होती है, जो पास्कल ट्राइंगल बन रहा होता है ना, और पास्कल ट्राइंगल अगर नहीं पता तो चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस कर लेंगे। जो पास्कल ट्राइंगल बन रहा होता है उसकी कोई भी रॉ आप पिक करो ना, जैसे ये वाली रॉ है, ये वाली रॉ है, तो जो नंबर्स पूरे बन रहे होंगे उनको आप बोलोगे पास्कल सीक्वेंस। जिसको आसान लैंग्वेज में मैंने किस तरह बताया कि जो बायनोमियल का फॉर्मूला पढ़ते थे ना, इसमें जो कोएफिशिएंट आते थे वो कोएफिशिएंट पास्कल सीक्वेंस के अंदर होते हैं। इसका भी जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है एनसीआर। ये कॉम्बिनेशन जो आपने पढ़े थे वो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। अगर ओपन करो तो इस तरह लिखोगे एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल ओ एन माइनस आर फैक्टोरियल, जिसमें एन क्या होगा, लेट से यहाँ पे एन 4 है ना, तो आप एन यहाँ पे 4 लोगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल 4 माइनस आर फैक्टोरियल। रही बात आर क्या होगा, एन तो हमें बता दिया जाएगा कि भाई एन इक्वल टू 4 पे पास्कल सीक्वेंस निकालो, एन इक्वल टू 10 पे पास्कल सीक्वेंस निकालो, ये तो चलो बता देंगे। आर क्या होगा, आर आपने 0 से स्टार्ट करना है। आप जब इस फॉर्मूले में आर की जगह 0 पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे, देखना 1 आ रहा होगा। आप आर की जगह 1 पुट करोगे, सॉल्व करोगे, 4 आ रहा होगा। फिर आर 2 पुट करोगे 6 आएगा, आर 3 पुट करोगे ये आएगा, आर 4 पुट करोगे तो 1 आएगा। जितना आपका एन होता है ना वहां तक आपने जाना होता है। स्टार्ट आप आर की वैल्यू 0 से करते हो और कहां तक जाते हो, जितना आपका एन होता है। अभी मैंने आपको ना सब रीजन नहीं बताई भी, बस रट्टा लगवा रहा हूं कि इतना करना उतना करना है, क्योंकि रीजन बताने लग गया तो पास्कल ट्रायंगल में चली जाएगी बात, और मजीद मेरे 15-20 मिनट लग जाएंगे इसके ऊपर। दैट्स वाई इस टॉपिक को बस जहन में रखो, ये अगर आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि फर्स्ट ईयर कर आए हो आप लोग, फर्स्ट ईयर के बच्चे नहीं हो जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ ये। तो अगर नहीं होगा तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 में जब बताऊंगा तब भी आप इसको रिलेट करके समझ, तो ये भी खत्म होगी। जो बाकी दो है ना, स्क्वायर नंबर सीक्वेंस, क्यूब नंबर सीक्वेंस, ये सिंपल होती है। स्क्वायर नंबर सीक्वेंस क्या होती है, जिसकी जनरल फॉर्म है एन स्क्वायर। स्क्वायर नंबर का क्या मतलब है कि आपने स्क्वायर किए में बस दो सीक्वेंस बन गए। तो इस सीक्वेंस की फॉर एग्जाम्पल क्या होगी, 1 4 9 16 25 36 49, मैं तो आगे जाता जाऊंगा। स्क्वायर करने हैं आपने, एन की 1 वैल्यू पुट करके आप स्क्वायर करते जाओ। इस सीक्वेंस को आप क्या बोलोगे, स्क्वायर नंबर सीक्वेंस, क्योंकि कैसे आई हुई है, आपने हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिया हुआ है यहाँ पे, तो ये सीक्वेंस पूरी बन गई है। इसी तरह अच्छा, इसका ज्योमेट्रिकल मतलब भी होता था, जैसे ट्रायंगुलर सीक्वेंस का होता था, इसका भी मतलब होता था कि स्क्वायर आप बना रहे हो यहाँ पे। जैसे पहली वाली ड्रम में आपने एक स्क्वायर बनाया, उसके बाद आपने ऐसे स्क्वायर बनाने, मतलब आप स्क्वायर बना रहे होते हो लेकिन इस तरीके से स्क्वायर बनाओ कि वो ऑल टुगेदर भी स्क्वायर बना रहे हो। जैसे एक स्क्वायर बना लिया, अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट टर्म में, अगर मैं दो स्क्वायर रखूंगा ना, तो ओवरऑल अगर आप ऑब्जर्व करो वैसे तो ये दोनों स्क्वायर हैं, लेकिन जो शेप बन रही है ना वो रेक्टेंगुलर शेप बन रही है तकरीबन। तो अगर स्क्वायर बनानी है तो आप स्टार कर लो। अब देखो स्क्वायर शेप बन गई है पूरी, तो जो स्क्वायर आप बना रहे हो वो भी एक पूरी स्क्वायर शेप बनाए, तो देखो 4 स्क्वायर आपको चाहिए। फिर मजीद अगर सर आपने ये इसको 9 का बना सॉल्व के करना दिखाएं। है, किसका, ये 9 का बना के दिखाएं। वही बनाने लगा हूं भाई। तो अगर इसके बाद बनाने लगोगे क्या करोगे, अगर बिल्कुल आप ये करोगे तो अगर आप पूरा पैटर्न देखो तो ये स्क्वायर पैटर्न नजर नहीं आ रहा आपको, क्योंकि इस तरीके से 3 बॉक्स हैं, इस तरीके से 2 बॉक्स हैं, तो स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर बनने के लिए क्या करोगे, इस तरीके से करोगे तो अब 9 बन जाएंगे। अगेन अगर बिल्फर्ज आप 16 वाले करना चाह रहे हो, अभी देखो ये स्क्वायर पैटर्न पूरा नहीं बन रहा, मजा नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ 4 यहाँ 3, पूरा करने के लिए क्या करोगे, मजीद स्क्वायर लगाने पड़ेंगे। तो आप देखो 16 चाहिए आपको, तो इस तरह भी आप समझ सकते हो। इसी तरह जो अगली आपने पढ़नी है क्यूब नंबर सीक्वेंस, जिसकी जनरल फॉर्म होती है एन क्यूब। अब इसको मैं समझा नहीं सकता क्योंकि इसमें क्यूब बनाने पड़ेंगे, क्यूब 3D शेप होती है। स्क्वायर का जो 3D है उसको क्यूब बोलते हैं आप, तो वो क्यूब आपको चाहिए। अब पहले के लिए तो पहला क्यूब चाहिए, अब जब आपको बनाना है तो फिर आपको मजीद कितने चाहिए होंगे, 8 क्यूब चाहिए होंगे। तो वो जब टॉपिक अब मैं बता नहीं सकता, अगर शौक हो तो गूगल कर लेना, डायग्राम के जरिए से वो आपको बता देंगे 3D वर्जन में कि कैसे नजर आएगी आपको। मैं इसकी जनरल टर्म आपको पूरी बता देता हूँ। एन की जगह 1 पुट करोगे 1, 2 पुट करोगे 8, फिर 27, फिर 64, फिर 125, फिर 216, इस तरह चलते जाओ। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, जो भी पूरी सीक्वेंस आ रही है इसको आप क्या बोलोगे, क्यूब नंबर सीक्वेंस। तो फिर जनरल टर्म फॉर्मूला मैं आप लोगों को हर जगह बताता जाऊँ।